आज हम कोहेरेंस यानी कला संबद्धता के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि हम ऑप्टिक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लाइट के यानी प्रकाश के संदर्भ में ही बात करेंगे। तो कोहेरेंस यानी कला संबद्धता क्या होती है, इसे हम देखें तो जब दो प्रकाश स्रोतों से किसी बिंदु पर प्राप्त तरंगों के मध्य कलांतर का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात वह नियत रहता है, तो ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं और इस गुण को कला संबद्धता कहते हैं। If the phase difference between the waves from two sources remain constant, then these sources of light are known as coherent sources of light, and this property of waves is known as coherence. कला संबद्धता यानी कोहेरेंस दो प्रकार की होती है। पहला कालिक संबद्धता, टेम्पोरियल कोहेरेंस, और दूसरी स्थानिक संबद्धता या स्पेशल कोहेरेंस कहते हैं इसे। हम दोनों तरह के कोहेरेंस को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम कालिक संबद्धता यानी टेम्पोरल कोहेरेंस के बारे में बात करते हैं। कोई भी लाइट सोर्स किसी न किसी मटेरियल से बना होता है और हम जानते हैं कि मटेरियल्स में करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। एटम्स के मध्य में न्यूक्लियस है, नाभिक है जो पॉजिटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन्स अपनी अलाउड एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक विशिष्ट ऊर्जा स्तर होता है। अगर किसी कारण से इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल को छोड़कर हायर एनर्जी लेवल पर पहुंचता है, तो वहां वो अपनी एक्साइटेड स्टेट में या हायर एनर्जी लेवल पे जो पहुंचा है, ये स्टेट एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो वो अपनी एक्साइटेड स्टेट पे केवल 10⁻⁻8 सेकेंड तक ही रहता है और फिर अपनी ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में आने में भी उसे 10⁻⁻8 सेकेंड लगता है। जो एक्साइटेड स्टेट की जो एनर्जी है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, इन दोनों एनर्जीज के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी वो इस दौरान उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। ये जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में आपको प्राप्त होती है, और यदि इसकी फ्रीक्वेंसी लाइट के रीजन में होती है तो आपको प्रकाश की यानी लाइट की एक वेव प्राप्त होती है। एक्चुअली आप इसे वेव, एक कंटिन्यूअस वेव नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जैसे हमने कहा कि एक्साइटेड स्टेट से जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो दोनों ऊर्जा स्तरों के डिफरेंस के बराबर की एनर्जी रिलीज करता है। तो एक बार उसने एनर्जी रिलीज की तो आपको वेव का एक टुकड़ा मिला, मतलब जो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ नहीं है, बल्कि आप एक छोटा सा आपको एनर्जी का एक पल्स मिला है, स्पंद मिली है, जिसे हम
मतलब एक वेव का टुकड़ा मिला है। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो लाइट आपकी आंखों तक पहुंच रही है किसी सोर्स से, तो वो एक कंटिन्यूअस वेव ना होकर वेव्स के टुकड़े हैं, मतलब पल्सेस हैं, छोटे छोटे पल्सेस हैं, जिसे हिंदी में स्पंद कहते हैं। मतलब लाइट एक आपकी आंखों तक किसी सोर्स से पहुंच रही है तो वो एक कंटिन्यूअस वेव्स ना होकर पल्सेस के फॉर्म में है। तो ये जब एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन ने जंप करता है, तो मान लीजिए कोई उसे डेल्टा T1 टाइम लगा है, तो डेल्टा T1 समय की एक वेव वो उत्सर्जित करेगा। ऐसे जो मटेरियल के अंदर लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है, कोई कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे जा रहा है। तो इस तरह से आपको एक बंच ऑफ पल्सेस, एक समूह, बहुत बड़ा एक समूह इन पल्सेस का, आपके स्पंदों का आपकी आंखों तक पहुंचता है। तो इस तरह से मान लीजिए कई सारे पल्सेस होंगी जिनका जो काल होगा, जो समय होगा, जैसे ये डेल्टा T2, एक किसी का डेल्टा T1, किसी का डेल्टा T2, किसी का डेल्टा T3। तो ये अगर आप इनका एवरेज निकालें तो वो एवरेज हमने डेल्टा T लिया है। अब आप कोई दो ऐसी पल्सेस के बारे में बात करें तो किसी सोर्स से मान लीजिए दो पल्सेस यानी स्पंद प्राप्त हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में कोई कुछ कलांतर होगा, लेकिन नेक्स्ट टू जो पल्सेस आएंगी उनके बीच का जो कलांतर है वो परिवर्तित होगा। तो स्पष्ट है कि किसी भी सोर्स से प्राप्त जो दो पल्सेस के बीच में कलांतर के फिक्स रहने का समय केवल डेल्टा T है, और उसके बाद फिर कलांतर में परिवर्तन आ जाता है। तो वो समय जिसमें कि कलांतर फिक्स रहता है उसे संबद्धता काल कहते हैं, और संबद्धता लंबाई L = C डेल्टा T है, जहां C तरंग का वेग है। तो L संबद्धता लंबाई L = C डेल्टा T कहलाती है। इसे और अच्छे से हम इससे समझ सकते हैं। यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम पढ़ चुके हैं, जहां यंग ने एक सोर्स से दो सोर्स का निर्माण किया था और स्क्रीन पे उन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त किया, व्यतिकरण प्राप्त किया था स्क्रीन के ऊपर। यदि यंग इस वाले सोर्स से को ना लेकर केवल दो सेपरेट सोर्सेस S1 और S2 को लेते, तो जैसा हमने बात की ये दो सेपरेट सोर्सेस हैं, तो यहां से मान लीजिए कि कोई पल्स आगे बढ़ रही है और S2 से कोई दूसरी पल्स आगे बढ़ रही है, तो P बिंदु पर डार्क फ्रिंज मिलेगी या ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि दोनों वेव जो P बिंदु पर अध्यारोपित हो रही हैं उनके बीच में कलांतर क्या है। यदि 2n पाई कलांतर होगा तो ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और जब 2n+1
पाई यदि कलांतर होगा तो डार्क फ्रिंज मिलेगी। यदि हम ये मानकर चलें कि यहाँ पर 2n पाई कलांतर है तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, लेकिन ये केवल डेल्टा टी समय तक ही होगा जो कि संबद्धता काल है, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट 2 पल्सेस यहाँ से पी बिंदु पर पहुंचेंगी और वो अध्यारोपित होंगी। तो जरूरी नहीं कि उन दोनों पल्सेस के बीच में भी वही कलांतर हो जो कि पहले दो पल्सेस के बीच में था। यदि उनके बीच में 2n+1 पाई कलांतर होता है इस पी बिंदु पर, तो फिर आपको डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो इस तरह से यहाँ पर आप पैटर्न चेंज होता जाएगा और ये जो चेंज है वो 1 सेकंड में 10⁸ टाइम्स होगा। और आपकी जो आईज है, जो आंखें हैं, वो इस फ्रीक्वेंट चेंज जो इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, इस चेंज को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगी और यहाँ आपको कंटिन्यूअस ब्राइटनेस मिलेगी। मतलब यहाँ व्यतिकरण तो होगा, लेकिन आपकी आंखें उस व्यतिकरण को देख नहीं पाएंगी। इसलिए S1 और S2 को कंप्लीटली दो सेपरेट सोर्सेज ना लेकर हम एक सोर्स से दो सोर्स बनाते हैं, जिससे यदि कोई चेंज, फेस का चेंज S0 पर होता है, मेन सोर्स पे होता है, तो चूंकि S1 और S2 दोनों एक ही वेव फ्रंट पर स्थित होते हैं, तो वो चेंज S1 और S2 पर समान रूप से पहुंचता है, जिससे यहाँ जो फेस डिफरेंस है वो चूंकि डिफरेंस लिया जाता है, कला का अंतर लिया जाता है, इसलिए जो चेंज यहाँ पर है वही चेंज यहाँ S2 पर होने के कारण जो एक दूसरे को पर ये चेंज एक दूसरे को निरस्त कर देता है, जिससे यहाँ पर जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, जिससे कि S1 और S2 कला संबद्ध स्रोतों की तरह से कार्य करते हैं, क्योंकि उन दोनों से पहुंचने वाली तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो सिद्ध है अब, जिससे कि यदि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हो रही है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कि पैटर्न फिक्स रहेगा। जहां ब्राइट फ्रिंज है वहां ब्राइट फ्रिंज रहेगी और जो जहां पर डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है वहां डार्क फ्रिंज प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम संबद्धता काल की बात कर रहे थे कि संबद्धता काल वो समय है जिसमें कि दो पल्सेस के, दो वेव्स के बीच में कलांतर फिक्स रहता है। इस समय में जो वेव्स के द्वारा चली गई दूरी है वो संबद्धता लंबाई कहलाती है, जिसे L = C∆T से देते हैं। संबद्धता लंबाई को हम दो तरह के, संबद्धता लंबाई यानी कोहेरेंस लेंथ, इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में और एक वेवलेंथ के टर्म में, आवृत्ति के फॉर्म में और तरंग दैर्ध्य के फॉर्म में। तो पहले हम इसे आवृत्ति के फॉर्म में यानी कि फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, मतलब कि एक वर्णीय सोर्स। एक वर्णीय सोर्स क्या होता है? ऐसा सोर्स जिससे केवल एक ही फ्रीक्वेंसी की आवृत्ति निकलती है, एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव निकलती है, मतलब एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की वेव रिलीज कर रहा है। तो ऐसा सोर्स मोनोक्रोमेटिक सोर्स यानी एक वर्णीय स्रोत कहलाता है। यानी ये µ0 यदि फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ के इंटेंसिटी
तो आई और न्यू जीरो मतलब आई इंटेंसिटी है, तीव्रता है, और न्यू जीरो के बीच में अब आप वाई एक्सिस पे तीव्रता प्लॉट कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं, तो ये एक लाइन प्राप्त होगी। मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए यानी एक वर्णी सोर्स के लिए यहाँ केवल एक लाइन प्राप्त होगी, मतलब एक ही मान की तरंग, एक ही मान की आवृत्ति की तरंगे उत्सर्जित करता है ऐसा सोर्स जो कि मोनोक्रोमेटिक है। लेकिन ये एक आदर्श स्थिति है। जो सोर्स लाइट उत्सर्जित करते हैं उनमें फ्रीक्वेंसी का एक विस्तार होता है जिसे हम डेल्टा न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी की वेव्स ना होकर एक फ्रीक्वेंसी का एक विस्तार डेल्टा न्यू होता है हर सोर्स के लिए। आइडियल सोर्स ही मोनोक्रोमेटिक होता है। तो जैसा हमने कहा कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए एक फिक्स फ्रीक्वेंसी का ही रिलीज होनी चाहिए वेव, तो दैट मीन्स कि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 0 होगा मोनोक्रोमेटिक सोर्स के लिए। चूंकि फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू 0 प्रैक्टिकल सोर्सेस के लिए नहीं होता है, दैट मीन्स कि जो आप स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनका जो एक परिमित परिशुद्धता होती है, मतलब उनकी एक फिक्स्ड प्योरिटी होती है। चूंकि फ्रीक्वेंसी में एक विस्तार है तो तरंग दैर्ध्य में भी विस्तार होगा जिसे हम डेल्टा लैम्डा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जैसा हमने बात की कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं में एक परिमित परिशुद्धता होती है, मतलब एक जो प्योरिटी लिमिटेड प्योरिटी होती है जिसे हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा। इस बात को देखा गया है कि जो संबद्धता काल है डेल्टा टी और जो फ्रीक्वेंसी विस्तार है, आवृत्ति का विस्तार है डेल्टा न्यू, वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चूंकि L इज इक्वल टू C डेल्टा T है, तो यहाँ पर आप डेल्टा टी रखें तो ये L इज इक्वल टू यानी संबद्धता लंबाई कोहेरेंस लेंथ हो जाएगी C अपॉन डेल्टा न्यू। तो आप इस फॉर्मूले से देखें कि यदि आप, जैसा हमने बात की कि आवृत्ति का परास यदि डेल्टा न्यू इज इक्वल टू 0 है तो सोर्स मोनोक्रोमेटिक है। तो यदि हम डेल्टा न्यू यहाँ 0 रखें तो L इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, जो एक वर्णीय सोर्स है, उसके लिए जो संबद्धता लंबाई है उसका मान अनंत होता है। और यदि किसी प्रकार स्रोत के लिए डेल्टा न्यू अपॉन न्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ -6 हो या इससे कम मान हो तो ऐसा प्रकाश स्रोत अर्ध एक वर्णी कहलाता है, क्वासी मोनोक्रोमेटिक कहलाता है। अब हम संबद्धता लंबाई को तरंग दैर्ध्य के पद में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें पता है कि लाइट वेव के लिए फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी अपॉन मतलब स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ, यानी आवृत्ति इज इक्वल टू तरंग का वेव अपॉन तरंग दैर्ध्य होता है। तो इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अवकलित कर रहे हैं, तो डेल्टा न्यू अपॉन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू -C अपॉन लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा।
तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। केवल परिमाण की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा। तो चूंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/डेल्टा न्यू होता है, तो ये लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा मान रखा है इसमें डेल्टा न्यू का यहाँ से, तो लैम्डा स्क्वायर अपॉन सी डेल्टा लैम्डा। तो एल इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, संबद्धता लंबाई एल इज यानी कि कोहेरेंस लेंथ एल इज इक्वल टू सी डेल्टा टी इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन डेल्टा लैम्डा, और लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा क्यू है, तो एल विल बी इक्वल टू लैम्डा क्यू। अब हम स्थानिक संबद्धता यानी स्पेशल कोहेरेंस के बारे में चर्चा करते हैं। ये कोई दो बिंदु P1 और P2 है और S कोई लाइट सोर्स है जिससे कि वेव्स आगे बढ़ रही हैं। तो जैसा कि हमने बात की कि वेव पल्स के फॉर्म में होती है, कंटिन्यूस वेव ना होकर पल्सेस है, तो कोई पल्स आगे की ओर बढ़ रही है, तो यदि इन दोनों के P1 और P2 के बीच की जो दूरी है वो जो पल्स की संबद्धता लंबाई है यानी कोहेरेंस लेंथ है उससे कम है, तो ये दोनों बिंदु एक ही पल्स के ऊपर पड़ेंगे, वो एक ही पल्स के ऊपर लाई करेंगे, तो इन दोनों के बीच में फिक्स्ड फेज डिफरेंस यानी निश्चित कलांतर होगा। लेकिन यदि P1 P2 के बीच की जो दूरी है वो संबद्धता लंबाई यानी कोहेरेंस लेंथ से ज्यादा है, तो ये दोनों बिंदु दो डिफरेंट पल्सेस के ऊपर लाई करेंगे, जिससे इनके बीच में कोई भी कला संबद्धता यानी फेज डिफरेंस फिक्स्ड नहीं होगा। तो ये इनकी स्थानिक संबद्धता नहीं होगी। कहने का मतलब ये है स्पेशल कोहेरेंस के लिए ये मस्ट कंडीशन है कि जो दो बिंदु जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं उनके बीच की दूरी कोहेरेंस लेंथ से कम होनी चाहिए। यदि हम यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें, उसके रेफरेंस में स्पेशल कोहेरेंस के बारे में बात करें, तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं ये हमारा सोर्स है, लाइट सोर्स है, जिससे कि दो सोर्स S1 S2 बनाए हुए हैं। चूंकि इसमें एक पिन होल किया जाता है, पहले एक लाइट सोर्स लिया जाता है और गत्ते पे एक होल बनाया जाता है, क्योंकि जो लाइट सोर्स है उसका कुछ एक्सपेंशन होता है, तो वो एक्सपेंशन जो होल है आप एक उसका जो एक्सपेंशन है उसे हमने ए लिया हुआ है। तो यहां से जैसा हमने पहले बात की थी, यहां से वेव फ्रंट आगे की ओर बढ़ता है और जब ये वेव फ्रंट यहां तक पहुंचता है, तो यदि ये दोनों बिंदु S1 S2 होल एक ही वेव फ्रंट पे लाई करते हैं, तो इन दोनों का फेज
सेम होगा। लेकिन यदि ये दोनों पॉइंट सेम वेव फ्रंट पे लाई नहीं करेंगे तो इन दोनों का जो फेज डिफरेंस है, जो इन दोनों का फेज, इन दोनों सोर्स से चलने वाली जो पल्स होगी वो सेम फेज में नहीं होगी। तो जैसा कि हमने बात की कि ये S1 और S2 के बीच की दूरी ये डिसाइड करेगी कि ये एक ही वेव फ्रंट पर लाई करते हैं कि नहीं। तो एंगल S1 SO S2, यहाँ एंगल S1 SO और S2 किसके बराबर हो गए? y, S1 और S2 के बीच की दूरी y अपॉन d, जहाँ ये चाप अपॉन त्रिज्या होता है, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क, चूंकि S1 S2 नजदीक है इसलिए आप इसे आर्क की तरह से ले सकते हैं। S1, ये S1 से SO, S1 SO S2, तो ये जो एंगल बनेगा, एंगल S1 SO S2 विल बी इक्वल टू y अपॉन d। तो ये y अपॉन d लिखा है। अब हमने बात कर रहे थे कि S1 S2 दोनों पॉइंट्स एक ही वेव फ्रंट पर लाई करने चाहिए। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि मान लीजिए आपने लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज की हुई है, तो यहाँ से चूंकि जो होल है उसका कुछ एक्सपेंशन है जिसे ए लिया हुआ है, तो इसका जो कोण, जब ये यहाँ से गुजरेगे तो इसका जो कोणीय विस्तार है वो लैम्डा अपॉन ए होगा। लाइट का जो कोणीय विस्तार है वो लैम्डा अपॉन ए होगा। तो ये जो y अपॉन d है, जो एंगल है, कोण है, जो y अपॉन d है, ये इस कोणीय विस्तार से लैम्डा अपॉन a के बराबर हो या इससे कम हो, तभी S1 और S2 दोनों एक ही वेव फ्रंट पे लाई करेंगे, जिससे कि उनमें कला संबद्धता होगी, या यहाँ से निकलने वाली वेव्स के बीच में कला संबद्धता होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो y अपॉन d मस्ट बी लेसर और इक्वल टू लैम्डा अपॉन a। तो स्पेशल कोहेरेंस के लिए जो संबद्धता लंबाई L, वो संबद्धता लंबाई L, ये S1 S2 के बीच की दूरी L जो है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? जैसा हमने बात की कि y अपॉन d मस्ट बी लेसर और इक्वल टू लैम्डा अपॉन a कोहेरेंस के लिए, तो y इज लेसर और इक्वल टू लैम्डा अपॉन a इंटू d। तो y मैक्सिमम कितना हो सकता है? लैम्डा d अपॉन a। तो L इज इक्वल्स टू लैम्डा d अपॉन a, यानी S1 S2 के बीच की दूरी जो संबद्धता लंबाई कहलाएगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी, वो लैम्डा d अपॉन a होगी। यदि इससे ज्यादा, यदि S1 S2 को इससे ज्यादा दूरी पर, लैम्डा d अपॉन a से ज्यादा दूरी पर रखा, तो ये दोनों बिंदु के बीच, इन दोनों बिंदु से निकलने वाली जो पल्सेस होंगी वो संबद्ध, उनके मध्य संबद्धता नहीं होगी, वो कोहेरेंट
नहीं होंगी। दूसरी तरह से कहें कि S1 और S2 सोर्सेस कोहेरेंट सोर्सेस के तरह कार्य नहीं करेंगे। S1 S2 सोर्सेस कोहेरेंट सोर्स की तरह कार्य करें, उसके लिए आवश्यक है कि उनके बीच की जो दूरी है वो लैम्डा d अपॉन a से कम होनी चाहिए। और a अपॉन d क्या है? a तो ये विस्तार है और d ये दोनों के बीच में सोर्स S0 सोर्स और S1 S2 सोर्स के बीच में डिस्टेंस है। तो यदि S0 को यहाँ से मिलाएं और यहाँ पर, तो ये एक एंगल बनेगा, यहाँ पर ये एंगल बनेगा। तो S0 से यहाँ इस बिंदु तक और फिर S0 के एक यहाँ से लेके इस बिंदु तक और S0 के दूसरे तक, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा, ये क्या होगा? चाप अपॉन त्रिज्या, मतलब आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क तो a हो गया और ये d, तो a अपॉन d, इसे हम थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर रिप्लेस करें तो L इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ हम क्लियर हो रहे हैं कि हमें यंग के डिरिचलेट एक्सपेरिमेंट में स्पेशल कोहेरेंट, ये आवश्यक शर्त है कि S1 S2 के बीच की जो लंबाई है वो लैम्डा d अपॉन a से कम होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ से स्क्रीन पर पहुंचने वाली तरंगों के बीच में कला संबद्धता नहीं होगी, मतलब उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो फिक्स नहीं रहेगा, जिससे कि आपको जो पैटर्न है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा, पैटर्न बदलता रहेगा और वहां कंप्लीट ब्राइटनेस आपको मिलेगी। आप व्यतिकरण पैटर्न को देख नहीं पाएंगे। धन्यवाद।